करें शुरू। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले सेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पूरा हो गया था। कल हमने उस टॉपिक को पूरा किया था। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो है, आपके हेडिंग लगाइएगा, या तो आपके सिलेबस में लिख रखा है लोक संगीत, या फिर सिलेबस में लिख रखा होगा लोकगीत। लोक संगीत या फिर लोकगीत। लोक संगीत या लोकगीत से तात्पर्य यह होता है कि ये लोगों के द्वारा गाए गए गीत है। ये वो गीत है जो पूर्ण रूप से जनता द्वारा अपनाए गए गीत हैं। ऐसा नहीं है कोई प्रॉपर एक बंदे के गीत है ना, ये संपूर्ण जनता द्वारा और संपूर्ण समाज द्वारा अपनाए गए गीत है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र खड़ा होकर कह रहा है कि नहीं सर, मतलब ये ठेकाली गली है तो बस आई चाल ये सारी रात, नहीं, ऐसा नहीं है। लोक संगीत या लोकगीत, इसका अर्थ होता है, लिखो, लोक संगीत का, लोक संगीत का मूल आधार क्या है? क्या है आप इसको बताइए। लोक संगीत का मूल आधार है, आप उतने हाई लेवल तक मत सोचिए, आप यूपीएससी की तरह पर मत सोचिए, आप सोचिए पशु परिचर की तरह पर, इसका आंसर आ जाएगा। ये बात सोचने का तरीका भी तो हो जाता है उस हिसाब से, तो फिर लगता है कि नहीं, मतलब यहां नहीं होगा। तो लोक संगीत का जो मूल आधार है वो है लोकगीत। लोक संगीत का मूल आधार क्या है? लोकगीत। लोकगीत से तात्पर्य है लोगों के गीत, लोकगीत। तो ये भी आप ये मान सकते हैं कि जिस प्रकार नृत्य कला है लोगों में नाचने की कला, हस्तकला है हाथों द्वारा निर्मित आकर्षक वस्तुएं बनाने की कला, लोक नाट्य लोगों द्वारा नाटक करने की एक कला, वैसे ही लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं लोकगीत। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कई बार क्या होता है कि इस लोकगीत से कुछ परिभाषाएं आपके सामने निकल के आती है। परिभाषाओं में जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया कभी कि निम्न में से लोकगीत राजस्थान की संस्कृति के पहरेदार हैं, निम्न में से किसने कहा है? ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी भजनलाल शर्मा। मतलब ऐसा कुछ भी आ सकता है ऑप्शन। महात्मा गांधी, चलो भजनलाल शर्मा की जगह हीरालाल शास्त्री भी आ सकता था, और वहां आते आप डायरेक्ट कहां जाते? हीरालाल शास्त्री। तो ऐसे भी आ सकता। तो बहुत सारी डेफिनेशन है, क्या क्या है लोगों के अलग अलग मत, आइए वो जानते हैं। परिभाषाओं में नंबर 1, सबसे पहले सबसे इजी परिभाषा जो आपको एक ही बार में याद हो जाए वो तो ये है कि लोकगीत है, लोकगीत जनता की भाषा है। इससे इजी परिभाषा तो क्या ही होगी, नहीं, कि लोकगीत जो है वो क्या है? जनता की भाषा है, किसने कहा है? तो डेस करके आगे लिख लेना, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा है कि ये जो लोकगीत होते हैं ना, ये जनता की भाषा होती है। लेकिन फिर इन्होंने अगले ही पल कह दिया कि ये जो लोकगीत हैं, लोकगीत संस्कृति के पहरेदार, लोकगीत जो होते हैं ना वो संस्कृति के पहरेदार होते हैं। पहरेदार का मतलब है ये है कि जैसे ये गेट है, यहां पर कोई बंदा खड़ा है, मतलब वो पहरेदारी कर रहा है, वो गेट खुलेगा उसके बाद में आप जाएंगे। इसी प्रकार जब किसी आप अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, जैसे यूपी सपोज दिन, कोई बंदा आपको पता नहीं चला जब तक वो बोल नहीं रहा है, जैसे ही वो बोलेगा फिर आपको पता चलेगा कि उसकी जो कल्चर है वो किस प्रकार की रही है। यानी लोकगीत जो कि एक जनता की भाषा है, वो व्यक्ति जब आपसे बात करेगा तो उसकी भाषा आएगी और फिर उसके बाद में आपको पता चलेगा कि उसकी क्या है, कल्चर क्या है। लोकगीत जो होते हैं वो क्या होते हैं? संस्कृति के पहरेदार होते हैं। तो लोकगीत जनता की भाषा है, गांधी जी ने कहा है लोकगीत संस्कृति के पहरेदार हैं। ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपके महात्मा गांधी जी ने, बापू ने। ये भी लिख लीजिएगा, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी की दो डेफिनेशन है, दोनों साथ में कंबाइन करके भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से लोकगीत जनता की भाषा वे संस्कृति के पहरेदार होते हैं, ये बताने वाले कौन थे? गांधी जी। नंबर 3, नंबर जो तीसरी बात है वो आपके सामने ये है। पहले तो गांधी जी ने कहा कि लोकगीत जनता की भाषा है, फिर गांधी जी ने कहा चलो इसमें कुछ बदलाव करते हैं और कहा कि लोकगीत संस्कृति के पहरेदार होते हैं। फिर गांधी जी ने इसमें एक लाइन और जोड़ दी कि ये जो लोकगीत होते हैं ना, इस लोकगीत के अंदर पर्वत गाते हैं, फसलें
गाती है, धरती गाती है। लिखो, तीसरी डेफिनेशन क्या है? लोकगीतों में पर्वत गाते हैं, धरती गाती है, वे फसलें गाती है। ये भी कोटेशन किसका है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के 3 कोटेशन हो गए हैं। अच्छा, मैंने सोचा आपको जाना है। तो गांधी जी ने यह कहा है कि लोकगीत जो हैं वो जनता की भाषा है, लोकगीत जो हैं वो संस्कृति के पहरेदार हैं। लोकगीत जब गाते हैं तो इसमें पर्वत गाते हैं, इसमें धरती गाती है, इसमें फसलें गाती है। ये भी गांधी जी का कोटेशन है। तो 3 डेफिनेशन तो गांधी जी ने दी है प्रोपरी लोकगीत के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 है कि ये जो लोकगीत होते हैं ये जन समुदाय की भाषा है। लोकगीत जनता की भाषा है, ये तो किसने कहा था? गांधी जी ने। लेकिन लोकगीत एक जन समुदाय की भाषा है, ये जो कोटेशन है ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लिखो, पंडित नेहरू ने। याद कर लो साथ साथ में, घर पे टाइम नहीं है। लोकगीत जनता की भाषा है, गांधी जी। लोकगीत संस्कृति के पहरेदार होते हैं, गांधी जी। गांधी जी ने कहा लोकगीत में सब गाते हैं, पर्वत गाते हैं, फसलें गाती है, धरती गाती है। नेहरू जी ने कहा नहीं, लोकगीत जन समुदाय की भाषा है। देखो, ये यहां पर पढ़ना इसीलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो टिप्पा भी नहीं चलता है। जैसे आपने कभी नहीं पढ़ा, सपोज देन समझो आप, और क्वेश्चन आया एग्जाम में ये कि निम्न में से किस व्यक्तित्व द्वारा कहा गया है कि राजस्थान के लोकगीतों में पर्वत गाते हैं, धरती गाती है और फसलें गाती है। उसमें पहला ऑप्शन देगा वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। क्या आप उससे आगे बढ़ पाएंगे? जब बी ऑप्शन होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन होगा गांधी जी, तो आपकी निगाहें कहां पर होगी सबसे ज्यादा? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत पर। हालांकि आपको सब कुछ आता है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में कि भाई उनका जन्म कब हुआ है, कहां हुआ है, उनकी स्वयं की कितनी रचनाएं हैं, उनकी जीवनी किसने लिखी है। नहीं नहीं, बताना नहीं है ना। पता नहीं कैसे करेंगे आप। लिख लिया? याद भी होगी डेफिनेशन। जनता की भाषा गांधी जी ने कहा, संस्कृति के पहरेदार गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने कहा पर्वत गाते हैं, धरती गाती है और फसलें गाती है। ये भी किसने कहा? गांधी जी ने। लेकिन नेहरू जी ने कहा नहीं, ये एक जन समुदाय की भाषा है लोकगीत। तो 4 डेफिनेशन हो गई याद। आगे बढ़ते हैं। आइए इसी बात पर आपको बताते हैं कि एक व्यक्ति ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये जो लोकगीत हैं, लोकगीत संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। लोकगीत संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं कि लोकगीतों के माध्यम से पता लग जाता है कि यहां की जो कल्चर है वो किस प्रकार की रही है। ये जो कोटेशन है ये किसका है? तो ये है, याद रखिएगा, देवेंद्र सत्यार्थी का। देवेंद्र सत्यार्थी, उन्होंने कहा है कि लोकगीत जो है वो संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। गांधी जी ने क्या क्या कहा था? शाबाश, जनता की भाषा है, संस्कृति के पहरेदार है और सब गाते हैं। गोपालपुरा बाईपास गाता है, राजा पार्क गाता है, इधर गुज्जर की थड़ी गाती है, मतलब पर्वत गाते हैं, धरती गाती है, फसलें गाती, कुछ भी आए ऐसा तो आपको समझना है कि ये गांधी जी ने ही कहा है। नेहरू जी ने क्या कहा है कि लोकगीत जो है वो जन समुदाय की भाषा है। गांधी जी ने कहा ये जनता की भाषा है। और किसने कहा कि लोकगीत जो है वो संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं? देवेंद्र सत्यार्थी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तो यहां तक ये कहा है कि लोकगीत जो है वो हमारी कल्चर के सुखद समाचार पहुंचाने का एक मार्ग है, जहां पर एक महिला अपने पति को गीत के माध्यम से बता रही है कि इसके मजे ही मजे हैं। मतलब जो भी है, किसी भी गीत के माध्यम से पता लग जाता है कि मतलब क्या चल रहा है। समझ गए? ओके, लिखो, लोकगीत संस्कृति के सुखद समाचार, सुखद समाचार पहुंचाने का मार्ग है। यह किसने कहा है? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर। और एक तो व्यक्ति ऐसे वे हैं जिन्होंने यहां तक कह दिया था
कि लोकगीत तो वे हैं जिन पर हमारी कल्चर जो है, यानी कल्चर जो है वह इन लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है, वरना नहीं आती है। लिखो, ये लिखो डेफिनेशन, रविंद्रनाथ टैगोर। नंबर 7, संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। ये किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल, या इसका नाम आप कई बार अब्रस के रूप में राजकुमार शुक्ल पढ़ते हैं क्या? लिखो, बस ये 7 डेफिनेशन याद करो आराम से, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। बस 7 डेफिनेशन, आप में से जो भी खड़ा होगा फिर वो 7 बता के ही वापस बैठेगा। अब मुझे नहीं पता, रामचंद्र शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, कंप्लीट। परिभाषा याद करो, लिख लिया सबने? देखो, बोर्ड पर इतनी ज्यादा कुछ नहीं है, जितना आप सोच रहे हैं ना उतना हार्ड नहीं है। देखो, गांधी जी, इन्होंने कहा जनता की भाषा है, सिंपल सा। फिर इन्होंने कहा कि लोकगीत संस्कृति के पहरेदार हैं, ठीक है भाई। फिर इन्होंने कहा कि लोकगीतों में सब गाते हैं, पर्वत गाते हैं, फसलें गाती है, धरती गाती है। गांधी जी फ्री, गांधी जी फ्री। जनता की भाषा, संस्कृति के पहरेदार और सब गाते हैं। फिर आए नेहरू जी। नेहरू जी ने कहा नहीं, लोकगीत जो हैं वो जन समुदाय की भाषा है। किसकी भाषा है? बस। फिर आए देवेंद्र सत्यार्थी, इन्होंने कहा कि अरे ये लोकगीत जो होते हैं ना, ये तो संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। तब तक टैगोर साहब ने कहा अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, लोकगीतों के माध्यम से तो संस्कृति के सुखद समाचार पता चलते हैं कि मतलब सब कुछ ठीक है। ठीक है। उसके बाद में फिर शुक्ल साहब ने कहा नहीं, ये जो आप सब कह रहे हैं ना कल्चर ये है, कोई कह रहा है पहरेदार है, कोई कह रहा है मुंह बोले चित्र है, कोई कह रहा है कि सुखद समाचार पहुंचाने का मार्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृति स्वयं इन लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। नहीं, इसमें क्या हार्ड है बताओ मुझे, क्या हार्ड है इसमें? गांधी जी ज्यादा हार्ड नहीं लेते थे, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं देते थे, कुछ भी कोटेशन देते बिल्कुल सिंपल बिल्कुल सिंपल सा देते कि जनता की भाषा है, संस्कृति के पहरेदार हैं और सब गाते हैं। नेहरू जी ने कहा नहीं पगले, ये जन समुदाय की भाषा है। सत्यार्थी ने कहा ऐसा नहीं है बापू, ये सारे सारे संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। टैगोर साहब ने कहा अरे नहीं, मेरी बात सुन तुम, ये सब के सब जो लोकगीत होते हैं ये हमारी कल्चर के सुखद समाचार पहुंचाने के मार्ग हैं। इन सबको पछाड़ दिया शुक्ल साहब ने और कहा रुको तुम, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप जो संस्कृति संस्कृति कर रहे हो ना, ये स्वयं लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर यहां मेरे पास तक पहुंची है, देख लो। तो आखिर में कंधों पर चढ़कर किसके पास में? शुक्ल। सबको याद हो गई? किसी से भी पूछ लूं मैं? ठीक है, ओके, कंप्लीट। तो ये आपके सामने लोकगीत से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति का कौन कौन सा कोटेशन है। कई बार क्या होता है कि इन कोटेशन से क्वेश्चन आ जाता है। अभी आप देखेंगे ना, ये जो अभी एग्जाम का जो ट्रेंड सा चल रहा है क्वेश्चन नए प्रकार से पूछने का, सेम ऐसा ही ट्रेंड 2010 से लेकर 2014 के आसपास में रहा था, इन 4 सालों में। उन बीच ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपरों में, जहां पर पूछा गया था कि लोकगीत जनता की भाषा और संस्कृति के पहरेदार हैं, किसने कहा था? महात्मा गांधी। अरे शाबाश, महात्मा गांधी। कल तक ऐसे याद रखना, ठीक है? कल तक ऐसे याद रखना, पूछूंगा मंडे को। ओके, कंप्लीट। अब आप हेडिंग लगाइए लोकगीतों के प्रकार। लोकगीत एक तरह से थोड़ी, जब आप थोड़ा सा डिस्टर्ब विस्टर्ब हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि चलो सॉन्ग सुने जाए, गीत, तो उसमें बहुत सारी क्राइटेरिया होता है कि क्राइटेरिया क्या होता है कि मतलब अलग अलग प्रकार से भाग बन रखे होते हैं कि आपका माइंड कैसा है। क्या आप दुखी हैं? दुखी के लिए अलग फोल्डर है सैड सॉन्ग, ऐसा क्या गुनाह किया लुट गए। उधर लव सॉन्ग चल रहा है तो उन्हें जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी। फिर चल रहा है रिमिक्स चल रहा है, जहां पर पप्पू 9772 राधा, ऐसा रिमिक्स चलता है ना, कुछ नाम लेके, मोबाइल नंबर फिर नाम लेके रिमिक्स। ऐसे ही लोकगीतों के क्या है, बहुत सारे प्रकार हैं। तो लिखो लोकगीत के प्रकार। लोकगीतों के प्रकार, अलग अलग प्रकार के गीत हैं, सेम ऐसे ही हैं जैसा हम अक्सर फिल्मों में सुनते हैं। वहां पर हम कह देते हैं कि हमें सुना वो सैड सॉन्ग, यहां पर आ जाएंगे, शुद्ध हिंदी शब्द है विरह गीत।
शादी के अवसर पर आप डीजे वाले को कहते हैं कि वेडिंग सॉन्ग लगा, लेकिन यहां पर हम क्या कह देंगे, वैवाहिक सॉन्ग। सेम ही प्रोसेस है साहब। वैवाहिक गीत, विवाह से संबंधित गीत कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद में भजन संध्या है तो उस हिसाब से गीत लगाओ, धार्मिक गीत। फिर इसके बाद में कुछ गीत ऐसे हैं जो श्रृंगार से संबंधित है, श्रृंगारी गीत। फिर इसके बाद में आ जाएंगे आपके क्षेत्रीय गीत, यानी कि जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं, कि वो केवल उस क्षेत्र विशेष में ही। एग्जाम्पल होगा कोई आपके पास में क्षेत्र गीत का? ठोको ठोको, कोई क्षेत्रीय गीत ठोको। वो तो धार्मिक गीत में आ जाएगा ना, लांगुरिया। तो कोई ऐसा जो केवल क्षेत्र का हो। है जी, ये अपने इलाके की बता रहा है बेचारा। सही है। आपके विशेष क्षेत्र में जो है वो सब क्षेत्र गीत ही होते हैं। वो जुड़क के होते हैं, या तो किसी धर्म से संबंधित या फिर किसी विरह से संबंधित। तो क्षेत्र गीत जो रह जाएंगे, जैसे मेन तौर पर यदि मैं आपसे कहूं ये, हालांकि मुझे केवल एक ही शब्द लिखना तो अच्छा लगता, माछर। माछर निम्न में से किस प्रकार का एक गीत है? ऑप्शन नंबर 1 काटने वाला, ऑप्शन नंबर बी परेशान करेगा। गीत है ना। लालर, माछर, बिछिया और पटेलिया, चारों किस प्रकार के गीत हैं ये? कौन से क्षेत्र से? देख लो सर अपने हिसाब से, राजस्थान का क्षेत्र इतना रहा। चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, पता लग गया कि आपको कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। बस इतना ही है कि सैड सॉन्ग आया तो पहला राजा हिंदुस्तानी का गाना आ गया आपके सामने। बाकी बात ठीक है मामलो, है ना। और नंबर 6 पर हम पढ़ेंगे अन्य गीत। अन्य गीत का मतलब, जैसे निम्न में से दोपहर को गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? अब जो दोपहर बता सकते हैं, दोपहर को गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पागल। और क्या करूं, सुना नहीं कभी ऐसे? जैसे छेड़े गीत गाए जाते हैं। हाँ जी, छेड़े गीत गाए जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम ने, शायद 2 या 3 बार पेपरों में आ रखा है। बताएंगे क्या? इन्होंने तो क्या मतलब सर वो मामला वही लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शिशु मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? छेड़े। डू नॉट छेड़े। तो इस प्रकार से कुछ स्पेशल गीत होंगे, ठीक है, जो लगेंगे नाम से वैसे, लेकिन वैसे है नहीं। ओके, तो ये लोकगीतों के क्या है, प्रकार हैं। इनमें से आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए विरह गीत। हाँ हाँ बिल्कुल, शेखावटी में फागण है तो फागण चौना लो, चलिए है फागण में फाग गाना कहीं गाँव, चिंता ही मत करो, ठीक है। करें शुरू, हेडिंग लगा लीजिए इनमें से सबसे पहले विरह गीत। विरह गीत सबसे पहले इसमें से देख लो, देखो बोर्ड पर, देखो देखो बोर्ड पर, इस सबको समझते हैं। सपोज देन मान लीजिए ये कोई ए आदमी है, ये कोई एस गर्ल्स है, कोई बॉयज है और गर्ल्स है। सपोज देन मान लीजिए ये, हो सकता है ये दोनों आपस में पति और पत्नी भी हो सकता है ये दोनों आपस में अच्छे प्रेमी भी हो, अच्छे दोस्त भी हो। लेकिन जब ये एक दूसरे से दूर होंगे ना, एक दूसरे से दूर होते हैं, उसे कहा जाता है विरह। उसे क्या कहा जाता है? विरह। जितने समय के लिए दूर रहेंगे ना, उसे आप बोलते हैं विरह काल। क्या बोलते हैं उसे? विरह काल। इस विरह काल में उस विरहिणी, विरहिणी का मतलब है यहां पर प्रोपरी महिला से, उस विरहिणी महिला द्वारा जो गीत गाया जाएगा उसे आप क्या कहेंगे? विरह गीत। इसका मतलब यहां पर डायरेक्ट आदमी और औरत के बीच में बात यह है कि विरह गीत यदि कोई गाएगा तो वो महिला ही होगी, पुरुष नहीं गाएगा। ये तो बात ये कह रहा है भाई, शब्द तो पूरा ये कह रहा है एक दूसरे से दूर होना क्या होता है? विरह होता है। कितने समय के लिए दूर हो रहे हैं, वो विरह काल होता है। ये प्राचीन समय के अंदर आप बातें देखेंगे ना, तो जैसे गांवों के अंदर आज भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो बेचारे दुबई, ईरान, इराक कमाने के लिए गए हैं, और जब वो वीजा लगाते हैं तो फिर कम से कम वो 2-3 साल के लिए तो जाएंगे जाएंगे। ऐसा तो है नहीं पहुंचे और पीछे से कॉल आ गया कि नहीं पप्पू पापा मैंने आवड़े को नहीं, मैं रोटी गुन भाई शाम का आ जाओ पाचा, तो पाचा तो आ नहीं सके ना। ये तो होता है ना भाई। आज तो जैसे इतनी सारी सुविधाएं हो गई कि अगर पप्पू का पापा जयपुर होगा और लारू पाचा फोन आएगा नहीं मत दुख होगा, तो पप्पू पापा गाड़ी पाची घुमा ले गोपालपुरा बाईपास के गाँव। पहले ऐसा होता नहीं था ना, ईरान इराक जाते थे, वो कह के जाते थे देख हूं ले 2-3 साल बचाऊंगा मैं,
कन्फर्म। वो जो समय था वो उस महिला के लिए क्या था? विरह काल। फिर वो उस विरह काल में उस महिला द्वारा जो गीत गाया जाता था उसे क्या बोलते हैं? विरह गीत। विरह गीत गाने वाली महिला क्या कहलाती है? गृहिणी। क्या कहलाती है? इस शब्द को समझे क्या आप? बस। तो अभी आप जाओ साहब, जाओ, बढ़ा लियो नहीं आगे। अरे बना लो ऐसे कैसे? नाम आप अपने हिसाब से देख लेना ना, नाम अपने हिसाब से लिख लेना। इनका हो रखा है ठीक है, इनका नहीं हो रखा है देख लेना। विरह का मतलब आपको समझाया कि एक दूसरे से दूर होना क्या होता है? विरह। कितने समय के लिए होते हैं? वो होता है विरह काल। महिला जो गीत गाएगी उसे विरह गीत बोलते हैं। उस महिला को क्या बोलते हैं? विरहिणी। कई बार क्या होता है शब्दावली में आ जाएगा कि विरहिणी द्वारा गाया जाने वाला गीत, तो आपके कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि विरहिणी मतलब क्या है, तो आपके सामने जब ये पूरा डायग्राम आएगा तो आप समझ जाओगे अच्छा हाँ ये मतलब कोई आदमी होगा ऐसे। समझ गए? ओके, चलो फिर इधर से शुरू करते हैं। सबसे पहले विरह गीत से, और विरह गीत में नंबर 1 गीत लिखिए आप। सबसे पहले उस गीत के बारे में चर्चा करेंगे हम। ये कि शब्दावली के रूप में समझना आपको ना, ठीक है? विरहिणी क्या होता है, विरह क्या है, और विरह गीत से क्या तात्पर्य होता है। अब हम लिखें इसमें एक एक गीत, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से एक एक गीत जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है ये? मैं देखूंगा, कॉपी देखूंगा एक एक की। ये लिख लिया ना सबने? ये इसमें केवल शब्द काम आएंगे आपके, जब आगे मैं डायरेक्ट लिखूंगा ऐसे, महिला ना लिख के डायरेक्ट क्या लिखूंगा? विरहिणी द्वारा गाए जाने वाला गीत। तब आपको समझना है कि विरहिणी का मतलब है महिला। अब देखो बोर्ड पर, सबसे पहला जो विरह गीत है आपके सामने, बोर्ड पर ध्यान दो आप। एक गीत है जिसका नाम है केसरिया बालम, डेस 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 पधारो मारे देश। वैसे ये जो गीत है, इस गीत में रिमिक्स है, होगा सर क्या पता, बाकी हमें तो सारा मिक्स ही लग रहा है। इसमें रिमिक्स ये है कि मूल तौर पर यदि देखा जाए तो ये जो गीत आपके सामने लिखा है ना, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये एक प्रकार का मूल रूप से विरह गीत है। इसमें झलक दिखती है एक श्रृंगारिक गीत की भी। इसमें एक महिला जो 16 श्रृंगार करके बैठी है और कह रही है ले आ जाओ बजे, मतलब उस हिसाब से सॉन्ग के माध्यम से कह रही है आओ नी पधारो मारे देश, आई एम रेडी। उसमें किसकी झलक दिखती है? श्रृंगारी गीत की भी। मूल रूप से ये किस प्रकार का गीत है? एक विरह गीत है। ये गीत आपको पता भी है कि हमारे राजस्थान का क्या है? राजस्थान का राज्य गीत है, याद रखिएगा। पूछा जाए राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। इस गीत की आप टैगलाइन देखेंगे अंतिम, देखो ये, पधारो मारे देश। आज वर्तमान के अंदर राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आरटीडीसी का लोगो है। क्या है? लोगो है, ध्येय वाक्य है। आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका क्या है? लोगो है। कौन सा है? पधारो हमारे देश। आज जो है वो पहले कभी 1993 में हुआ करता था। आरटीडीसी जो है ये हमेशा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर समय कोई ना कोई लोगो जरूर रखती है। जब आरटीडीसी की स्थापना हुई थी 1978 में, तो 1978 के अंदर आरटीडीसी का लोगो हुआ करता था ढोला मारू। उसके बाद में ये लोगो 1993 में बदला और 1993 में लोगो हुआ था पधारो हमारे देश। 2008 के अंदर ये फिर लोगो बदला और हुआ था कलरफुल राजस्थान। 2016 के अंदर फिर ये लोगो बदला गया और नाम हुआ था जाने क्या दिख जाए। और 2019 में एक बार फिर आरटीडीसी ने वही लोगो रखा जो 1993 में रखा गया था, एक बार फिर कौन सा? पधारो हमारे देश। भाई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ तो टैगलाइन होती है ना। जैसे आप किसी बड़े शोरूम के बाहर निकलते हैं तो वो शोरूम वाला चाहता है कि इस शोरूम के आगे से जो भी निकले वो कुछ ना कुछ कारण से आकर्षित हो और अंदर आए, इसीलिए वो बाहर लिख देता है ये नहीं देखा तो जीवन में कुछ नहीं देखा। आपका मन करता है कि 21 साल की उम्र हो गई, ऐसा क्या है जो नहीं देखा, तो आप उस शोरूम के अंदर घुस जाएंगे और घुसते ही वहां पर होगा बाई वन गेट वन फ्री। मन करेगा चलो टी शर्ट ले ही लेते हैं, वो आकर्षित हो गए ना आप, वो टैगलाइन बाहर से पड़ गए। इसीलिए आप देखेंगे अब जैसे होली आने वाली है तो टैगलाइन हो जाएगी आपके, इस होली के अवसर पर ये नहीं तो कुछ नहीं। ये पूरा मैटर यही है, ठीक है?
तो आरटीडीसी का क्या है, ये लोगो है, पधारो मारे देश। और ये पधारो मारे देश जिस गीत से लिया गया है वो केसरिया बालम है, जो कि हमारे राजस्थान का क्या है, राज्य गीत। अब देखो, दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो हमेशा विद्यार्थियों को कंफ्यूजन में डाल देते हैं। कौन कौन से? एक तो ये है कि ये जो राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम, ये सर्वप्रथम किसने गाया था? सर्वप्रथम किसने गाया? तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम जिसके द्वारा ये गाया गया है वो आपके एक बाई है जिसका नाम क्या है, मांगी बाई। लेकिन ये जो मांगी बाई है ये उदयपुर वाली है, वो मांगी बाई अलग है। एक मांगी बाई और भी जानते होंगे आप, कौन सी? एक मांगी बाई से आप और भी मिल रखे हैं, आपकी मुलाकात हो रखी है, कौन सी? क्या किया उसने? चलो कोई नहीं, शाबाश, शाबाश, मांगी बाई तेरे ताली नृत्य, याद है क्या? मांगी बाई तेरे ताली, दाएं पांव पर 9 मंजीरे, एक एक हाथ में एक एक कोहनी पर तेरे ताली। एक वो मांगी बाई है बिनोता गांव की, चित्तौड़गढ़। एक ये मांगी बाई है। कहां की? उदयपुर की, जिसने कौन सा गाया था सर्वप्रथम? केसरिया बालम। बट ये क्वेश्चन आया नहीं है कभी। क्वेश्चन आया है कि केसरिया बालम को सर्वाधिक बार, सर्वाधिक बार किसने गाया? या फिर आ जाता है वह महिला जिसने इस सॉन्ग को प्रसिद्धि दिलाई थी, प्रसिद्धि दिलाने का कार्य। तो प्रसिद्धि दिलाने का जो कार्य है वो किया है किसने? अल्लाह जिल्लाई बाई या जिल्हा बाई, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, अल्लाह जिल्लाई बाई। ये जो अल्लाह जिल्लाई बाई है, याद रखिएगा, ये कहां की है? ये बीकानेर की है। इसीलिए इसे मरु प्रदेश की क्या बोलते हैं? कोकिला। मरु प्रदेश की क्या कहा गया है? कोकिला। और अल्लाह जिल्लाबाई जो है वो मांड गायिका है। जैसे वर्तमान में जो मांड गायिका प्रसिद्ध है उसका नाम है बतुल बेगम, जिनको 2025 का पद्मश्री मिला है। और ये केसरिया बालम जिस शैली में भी गाया गया है वो शैली भी कौन सी है? मांड गायन शैली। इस संगीत कला के साथ में ही हम गायन शैली भी पढ़ेंगे, ठीक है, साथ में। उतारिए विरह गीत में पहला गीत जिसका नाम है केसरिया बालम, आवो नी पधारो मारे देश। लीजिए, कंप्लीट हो गया। देख लिया, आगे बढ़े। भारत की कोकिला किसे कहते हैं? हम्म, इंदिरा गांधी। हम्म, हाँ, किसे कहते हैं? क्या लता मंगेशकर, किसने कहा? भारत की कोकिला लता मंगेशकर किसने कहा? कौन है वो गद्दार? क्या करें आपका? हाँ, ये आगे बढ़ जाए। हेडिंग लगाइए नंबर 2 गीत। नंबर 2 हेडिंग डालिए, और वो है पीपली गीत या पिंपली गीत। पिंपली का वृक्ष होता है ना, देखो, बना ही देता हूँ। जब बना ही रहे हैं तो थोड़ा ठीक से ही बना देते हैं। ये क्या है?
पिंपली वृक्ष, ठीक है, पिंपली वृक्ष है। और इसी समय हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी क्या हो रही है, बारिश हो रही है। इस बारिश में एक महिला जो खेत का कार्य करते हुए भीग जाती है, फिर वो यहां से चल के यहां तक आ जाती है, इस पिंपली वृक्ष के नीचे, वहां से चली और यहां तक आ गई। फिर बार बारिश आ रही है, वो यहाँ पिंपल वृक्ष के नीचे है और पिंपल वृक्ष के नीचे खड़ी खड़ी सोच रही है कि टप्पू का पापा तो विदेश गया है। कहाँ गए हैं वो, विदेश। तब इस महिला द्वारा इस पिंपल वृक्ष के नीचे खड़े होकर इस वर्षा ऋतु में अपने विदेश गए पति को वापस बुलाने की जो प्रार्थना करती है, उसी गीत को क्या कहा गया है, पिंपली गीत। इसी का मॉडिफाई करके बॉलीवुड वालों ने बनाया कि बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। ये सेम सॉन्ग है। इधर हमारे राजस्थानी में कौन सा गीत है और उधर बॉलीवुड में कौन सा है, बरसात के दिन आए। लिख लो कोष्टक में, बरसात के दिन, समझ जाओगे आराम से। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या आएंगे वो देखो। सबसे पहला, पिंपली गीत जो है वो प्रोपरी कौन से क्षेत्र में भी गाया जाता है तो विरही गीत, लेकिन कौन से क्षेत्र में है, शेखावटी के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, कौन सी ऋतु का गीत है ये, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु के अंदर। और तीसरी विशेष बात, विदेश गए पति को वापस बुलाने की प्रार्थना कर रही है ये, कि अब कहीं है, अब बरसात आएगी, जाओ अब खेती वाले काम कर लिया। भाई बारिश शुरू हो जाती है ना, कौन से माह में, मानसून का समय क्या है राजस्थान में, पता ही नहीं, बताओ मत मुझे, पता ही आपको सबको भाई, मानसून, जलवायु, वर्षा, गर्मी, सर्दी, सब पता है आपको, ठीक है, देख लेना आप अपने हिसाब से। तो गृहिणी द्वारा विदेश गए पति को वापस बुलाने की प्रार्थना करती है कि यहाँ कहीं करो बच्चा पे, कदे गया, अब बरसात भी आएगी, अब की बरसात ठीक हुई है, अटी काम घणु है, बस करो देना। तो ऐसा होता है ना। ये तो पिंपली गीत शेखावटी क्षेत्र का एक ऐसा गीत है जो विरहिणी द्वारा गाया जा रहा है। शेखावटी क्षेत्र के अंदर एक गीत जो है वो एक नायक द्वारा गाया जा रहा है, नायिका को बुलाने के लिए, प्रेमी द्वारा गाया जा रहा है, प्रेमिका को बुलाने के लिए। लेकिन उस गीत का नाम क्या है, यहां पर ध्यान देना है, विरहिणी द्वारा विदेश गए पति को वापस बुलाने का संदेश। और ये कौन से क्षेत्र का है, ऐसा ही एक और गीत है, लेकिन वो अलग है, वो शादीशुदा नहीं है ना, वो प्रेम और प्रेमिका है। लिख लिया ये, आगे चलें। नंबर 3 हेडिंग लगाइए। लिख तो लिया ना आपने, नहीं लिखा, नहीं कोई, अरे कोई दिक्कत नहीं, आप लिखो आराम से। लिखिए नंबर 3, और वो है लावणी गीत। कौन सा है, देखो लावणी, लावणी वैसे एक शब्दावली होती है, इसका अर्थ क्या होता है, लावणी क्या होती है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं कि अबार कहीं का बार लावणी आयुड़ी है, लावणी का मतलब है फसल की कटाई वटाई करनी है। लेकिन लावणी एक गीत है। लावणी का अर्थ क्या होता है, लावणी का अर्थ होता है बुलाने से। भाई कई बार डायरेक्ट नहीं कहना के आए कहीं, सीधे कह देना लावणी, अगर वो उधर से कहते वापस हाँ लावणी, इसका मतलब बुलाने से। क्या हुआ, बेचारा मुंह नीचे करके फूल हंसा है। लावणी का अर्थ खेत वाला तो वही, वो अलग ही है, हालांकि वो कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ा हुआ है, मैं जोड़ दूंगा, चिंता मत करो फिलहाल। लावणी का अर्थ हकीकत में तो केवल बुलाने से होता है, किससे होता है, बुलाने से। ये जो लावणी गीत है, ये जिस क्षेत्र का है वो है शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र। वो शेखावटी वाले आए नहीं, वरना अभी वो आपको स्पष्ट रूप से बता देते इसका मतलब है कि नहीं है। तो शेखावटी क्षेत्र के अंदर लावणी गीत, लावणी का अर्थ होता है बुलाने से। तो किसको बुलाना है, तो यहां पर प्रोपरी जो है वो नायक द्वारा नायिका को बुलाने का संदेश है। मुझे लगता है खेत में कुछ काम है। लावणी का मतलब क्या है, लावणी का मतलब खेतों में काम होता है तो बुला लेते हैं कि भाई अच्छा 2-4 आदमी कम पड़े तो, अरे शेखावटी प्रोपरी, आप शेखावटी से हो गया किसी कोई आप में से, तो आप देखेंगे शेखावटी के अंदर प्रोपरी ये शब्दावली यूज होती है। थोड़ा आदमी, लावणी का मतलब शेखावटी के अंदर खेत में वो काम से ही होता है। अब देखो, अब 3 गीत जो है विरह के वो पक्षी से संबंधित है। एक तो है आपके कुरजा, और एक है आपके सुवटिया, और एक है आपके कागा गीत। ये लीजिए साहब, 3 गीत हैं आपके सामने।
कुर्जा गीत है, सुवटिया गीत है और कागा गीत है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो कभी आया नहीं है, कभी पूछा जाए कि निम्न में से एक विरहिणी महिला द्वारा गाया जाने वाला विरह गीत में निम्न में से कौन सा पक्षी संदेश वाहक पक्षी के रूप में जाना जाता है। मुझे भी चाहिए ये बेग, मुझे भी चाहिए। सच्ची, सच में आई शपथ। है हमारी दिया कुमारी हमारे पास ही है। कर लेगी उससे भी। ओके। हाँ तो कहाँ थी दिया कुमारी, नहीं मतलब कहाँ थे हम, कहाँ थे हम कहाँ थे, हम क्या, पक्षी। हाँ यस, यानी कि एक विरहिणी महिला द्वारा जो विरह गीत गाए जाते हैं उसमें संदेश वाहक पक्षी कौन है। ऑप्शन आ जाएगा तोता, जो कि आपके उड़ चुके हैं कब के। ऑप्शन नंबर बी कागा, जो आके बैठ जाएगा एग्जाम हॉल में। नंबर 3 कुर्जा, और नंबर 4 गाय। कोई विद्यार्थी अपना दिमाग लगा लेगा, वो कहेगा हाँ गाय गाय। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब सोगरा क्या होता है, कोई बंदा मक्के की रोटी ठोक के आ सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है, बुरा नहीं माना। बाकी बाजरे का रोटी। ओके, अब देखो तीनों ध्यान से। एक है आपके सामने कुर्जा, एक है सुवटिया और एक है कागा। तीनों ही आप सब जानते हैं कि पक्षी है। कागा की बात करते हैं तो यहां पर जो है वो है आपके कोवा पक्षी। आगे बताऊं मैं। सुवटिया, सुवटिया का मतलब होता है तोता, याद रख लेना, तोता। कुर्जा, कुर्जा एक पक्षी है, और याद रखिएगा विरहिणी, विरहिणी महिला का संदेशवाहक पक्षी है ये। विरहिणी का मतलब आपको पता है ये क्या होता है, ठीक है। विरहिणी महिला का संदेशवाहक जो पक्षी है वो कौन सा है, कुर्जा। और प्रोपरी ये जो कुर्जा गीत है, ये जिस क्षेत्र का है वो है आपके मारवाड़ का। कौन से क्षेत्र का है, मारवाड़ क्षेत्र का। कुर्जा वैसे आपको पता है, कुर्जा पक्षी जो है, इस कुर्जा पक्षी के लिए राजस्थान के अंदर कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो वो है खिंचन। खिंचन जो वर्तमान के अंदर कहां पर है, फलोदी में। आपको पता हो तो हमारे राजस्थान की जो प्रथम महिला सरपंच बनी है ना, जिसका नाम है छगनबेन, ठीक है, वो मतलब पूरे याद ही आपको वक्तव्य तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसी खिंचन की वो बनी थी छगनबेन, राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच। कुर्जा गीत जो है एक विरहिणी महिला द्वारा गाया जाता है, एक ऐसी महिला जिसका पति विदेश चला गया है और उसको वापस बुलाने का जो संदेश है वो जिस गीत के माध्यम से भेजती है मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, वो कौन सा गीत है, कुर्जा गीत। ऐसा ही गीत हमने एक शेखावटी के अंदर पढ़ा है, पिंपली गीत, जो कि वर्षा ऋतु के अंदर है। विदेश गए पति से वापस आने की प्रार्थना करती है। बुलाना अलग चीज है, विदेश गए पति को बुला लिया ना, विदेश गए पति को प्रार्थना करके बुलाना अलग चीज है ये। प्लीज रिक्वेस्ट मान जाओ ना, ये आता है उसमें प्रार्थना में। और एक आजी सीधा बुला लिया। समझे क्या, क्या समझे, ठीक है। कुर्जा गीत के अंदर लिखो विरहिणी महिला द्वारा, मारवाड़ के अंदर आपको बताएं तो इतनी रिक्वेस्ट होती नहीं है ना, क्योंकि बहुत प्रेम होता है जी आपस में। तो विरहिणी महिला द्वारा, द्वारा विदेश गए पति को वापस या वापस बुलाने का संदेश जिस गीत के माध्यम से दिया जाता है वो कौन सा गीत है, कुर्जा। बस इतना ही है कुर्जा के बारे में। हाँ राघवेंद्र, ठीक है। सुवटिया गीत, सुवटिया मतलब बोलते हैं तोते को। और ये जो सुवटिया गीत है ना, ये प्रोपरी भील जनजाति की महिला द्वारा गाया जाता है। भील जनजाति के अंदर एक महिला जिसका पति विदेश चला गया है, तो महिला द्वारा विदेश गए पति को वापस बुलाने का संदेश। आप सोचेंगे ये सारे पति विदेश ही क्यों जा रहे हैं, तो हमारे राजस्थान में तो पहले कहीं ऐसा औद्योगिक क्षेत्र था भी नहीं ना कि वो नागौर से निकले और जयपुर आ गए। यहाँ आकर भी क्या करें, इसलिए डायरेक्ट कहाँ जाते थे, विदेश। तो ये बेचारा पति जो है ये विदेश ही जाता है यहाँ से, राजस्थान से, चाहे वो किधर से भी गया हो, चाहे शेखावटी से गया हो चाहे मारवाड़ से गया हो। तो ये प्रोपरी किस जनजाति में है, भील जनजाति में, और ये आपके मारवाड़ क्षेत्र का है। और उधर जो कागा है, कागा का मतलब कुआ पक्षी है।
संदेश है डायरेक्ट। तो कागा जो गीत है इसके अंदर क्या है कि जब कौवा बोलता है ना, तो वेहणी महिला द्वारा विदेश गए पति के घर आने का संदेश, घर आजा परदेसी। यहां पर हालांकि ये बुला नहीं रही है, ये महिला बुला नहीं रही है, आखो दापिड़ी है जा, लेकिन वो जी कोवा बोला ना, इन लगी और बोलो ओ पाछो आएगो। यहां बुलाने का कोई मामला नहीं है, यहां तो बुलाया जा रहा है प्रोपरी कि सुनो ना आ जाओ। यहां पर ये खुद नहीं बुला रही है, इसको तो संदेश मिल रहा है। जैसे कोवा बोला अरे बोले उनाड़ा है चिंटू पापा, तो उनाड़ा है, ये संदेश है, बुला नहीं रही है। वो लिखो समझ में आएगा तीनों गीत। ओके कहाँ सर ज्यादा कहीं समझ में आयो, लेकिन इतो गाइयो के इन बुलावे को नहीं है बिन बुलावे। ओके ये समझे, चलो ठीक है। बेचारे भोले आदमी। हाँ हाँ। इसलिए कल आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया ना तीनों, इसलिए कल छुट्टी है आपकी, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। चलो कोई नहीं, वो आ रहा है, तब तक देखो एक तो हिचकी आ जाएगी तब तक। यानी कि एक तो गीत है आपके कौन सा, हिचकी गीत, एक है आपके इसी क्रम में सुपना गीत, और एक है आपके ओलियो गीत। तीन प्रकार के गीत हैं। वैसे देखे जाए तो लगता ऐसा ये है कि एक जैसे ही होंगे, ज्यादा 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क है नहीं ना इन शब्दों में, हिचकी सुपनो और ओलियो। थोड़ा सोचने पर पता लगता है कि कुछ कुछ अंतर है, बाकी ऐसे देखे तो ठीक है एक जैसे ही तो है। क्या है इसमें, देखो बाकी बहुत अंतर है इसमें ना। हिचकी क्या होता है और ओलियो गीत, ओलियो का अर्थ होता है याद। कोई के मन ने ओलियो कर लिया है, अब जैसे कल छुट्टी है तो याद आए, मतलब मन क्या आई आ जाएगा, तो ओलियो का अर्थ क्या होता है याद। हिचकी गीत वैसे प्रोपरी राजस्थान के किसी क्षेत्र विशेष की बात करते हैं, तो ये जो हिचकी गीत है ये गाया जाता है मेवात क्षेत्र में, ठीक है, मेवात क्षेत्र में गाया जाता है हिचकी गीत। ओलियो गीत कोई विशेष क्षेत्र है नहीं, ओलियो का अर्थ क्या है याद। हिचकी गीत कब गाया जाता है, हिचकी आने पर। हिचकी क्यों आती है, हिचकी क्यों आती है, कोई याद करे, लेकिन कंफर्म नहीं है याद करे कौन है। यहां पर ओलियो गीत मतलब याद किसकी आ रही है, कंफर्म है कि मने अशोक सर की याद है, कंफर्म है। यहाँ अटे अटे हो सके किशा भी सर की याद आ सके, मतलब एक प्रोपरी बात कर रहे हैं, ऐसे प्रोपरी नहीं सोचना है आप, तो भावना मत बना। हिचकी गीत गाया जाता है किसी की याद आने पर, किसी की याद आने पर गाए जाने वाला गीत। अब देखो इसका एक एग्जांपल समझता हूं, केवल आपको एग्जांपल ही लेना है, आप भावना बोध दे जाते हैं आजकल, पता नहीं क्या हुआ है आपको। देखो हिचकी गीत, जैसे आप यहाँ जयपुर में हैं, अभी जैसे आने वाले होली के अवसर पर छुट्टियां होगी तो गांव जाएंगे, वहां पर सब घर वाले बैठे और आप भी बैठे, आपको अचानक से हिचकी शुरू हो गई। घर वाले पूछेंगे सही ना, हाँ माँ तो अगलाटी यहाँ और कौन याद करे से होता है नहीं होता है। घर वाले सब खाना जीम रहे, आप भी जी रहे, अचानक कुछ ऐसे अंदर डीजे डांस करने लग जाता है, हिचकी आने लगे, तो घर वाले मैं तो गलाटी है और याद कौन करे। फिर वो क्या है, जिसको हिचकी आ रही है ना, किसी की याद आने पर गाए जाने वाला गीत, वो खुद कंफ्यूज में है या कंफ्यूज में है कि मुझे याद कर कौन रहा है या कौन कर रही है, जो भी है। इसीलिए आप देखेंगे हिचकी जब गीत गाया जाता है तो उसमें हर एक कड़ी में अलग अलग नाम लिया जाता है। भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप घर वालों को क्या कहेंगे, नानी याद कह रही, हो सके नानी क्योंकि आपके भाण की या भाणी आयोग नहीं, जन के नहीं नानी तो बारे में बात करी, मम्मी था कहते नानी बात करी कि भाण की आ जाएगा या भाणियों का आ जाए, फिर आप कहेंगे हाँ पीजी वाले कोई दोस्त याद कर रहे होंगे, कंफर्म नहीं है ना, तो किसी की याद आने पर गाए जाने वाला, किसी की भी, समझ गए, ठीक है ओके। और यहां पर कंफर्म है ओलियो गीत तभी गाएंगे जैसे आप यहाँ पर होली के बाद में छुट्टियां वुट्टियां होगी तो जाएंगे, फिर आपको याद आ जाएगी किसी की, भाई जैसे माहौल की याद आ गई, कोचिंग की याद आ गई, पीजी के खाने की याद आ गई, पीजी में किसी की याद आ गई, तो फिर आप अपने आप को रूम में बंद करेंगे और वो जो ओलियो का गीत गाएंगे वो आपको कंफर्म है कि किसकी याद में गाना है। यहां पर कंफर्म नहीं, यहां पर क्या है कंफर्म, मतलब यहां पर हम ये लिखेंगे याद आने पर गाए जाने वाला गीत, याद आने पर
गाए जाने वाला तेरी याद सताए। ये वो तेरी याद सताए यहां कंफर्म है, ओलियो गीत है। ठीक है, बस वही है। तो लगा ऐसे कि शब्दों में कुछ फेर है। एक याद रखना, ओलियो गीत गाया जाता है बेटी की विदाई के अवसर पर। बेटी की जब विदाई होती है ना, उस अवसर पर भी एक गीत गाते हैं। वो भी कौन सा है? ओलियो गीत। बेटी की विदाई पर गाए जाने वाला गीत। कई शब्द ऊपर नीचे हो जाए तो आप बता देना ना। नहीं मतलब लिखने में, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो निकल को कुछ नहीं कर सकता। यहाँ लिखने में कोई ऊपर नीचे हो ना तो बता दे। सुपनों गीत, ना तो था हिचकी आई और ना था याद आई, लेकिन रात में कहा आई वो, बस। सपना गीत। सुपना गीत। सुपना गीत जो है वो सपने से संबंधित है। सपने से संबंधित गीत। हालांकि आप देखेंगे ये जो गीत है सुपना गीत, ये प्रॉपरी एक विवाहित महिला द्वारा गाया जाता है। विवाहित महिला है, बिन फोन करके दियो घरड़ा के, आज मैं थोड़ा मोड़ो हूँ, तो रोटी खा टाबरा हो जी, ठीक है होगी। आयु गुनी शुरू पूरी रात ही। उस समय उस महिला को सपने में आया कि ये टप्पू के पापा तो बबीता जी के पास थे। हाँ मतलब सीधा सीधा है, पड़ोसी के पास थे वो, इसलिए वो गड़े है ना। मन आधी रात का सपना आयो कि मतलब याद का ही पड़ोसी। एक सॉन्ग है ना, बड़ा अच्छा सॉन्ग है, मुझे याद नहीं आई कड़ी उसकी। तो मतलब यहाँ पर जो है वो सपने से, फिर बेचारा आदमी क्या कहता है, अरे बेटी की माँ यहाँ कहीं रही हमने, हाँ गाली बाई बीमारी हॉस्पिटल भी एसएमएस में पूछ ले तारी बाई ने फोन कर। फिर वो फोन करती है, पता करती है कि रात को कहाँ थे, तो कहते दिमाग नहीं आ। फिर वो कहती है कि बहुत मन सपना आयो कि चालो की। तो ये सपने से संबंध, हकीकत में कुछ नहीं है। हकीकत में जेठालाल दया से ही है। तो सपना है जी, वो क्या है, सपना है बस। ये बात है किसकी, हिचकी, सुपना और ओलियो गीत। उतारो आप, ठीक है। ओह माय गॉड। से तो रिलेटेड बन ही जाएगा, लिख तो लिया ना सबने। आगे अब देखिए, अगले जो गीत है उसमें एक है आपके झुरावा। वैसे ये जो झुरावा गीत है ये ज्यादातर, ये जो फीलिंग है ये हवेलियों की है साहब। झुरावा, झुरावा जो गीत है प्रोपरी, ये जिस क्षेत्र का है वो आपके क्षेत्र है। अगर ऐसे ऑप्शन में हो तो आपको करके आना है पश्चिमी राजस्थान। क्या करके आओगे, पश्चिमी राजस्थान। और यदि जिले से बात करेगा तो आप जिला लिखे आएंगे कौन सा, जैसलमेर। जोरावा गीत। लेकिन अब सुनो, ये क्या मामला है जोरावा गीत का, है क्या यहाँ, एक ऐसी महिला जिसका पति विदेश चला है, वहां पढ़ोकर जाए वो विदेश। अब यहां पर जो महिला है वो बुला नहीं रही है? कमा रहा होता है, लेकिन उसकी याद आ गई है। अब याद आने पर ऐसा थोड़ी फोन कर दियो भाई, अब जैसे याद आ गई तो फोन लगा लिया, हाँ कहीं मैंने याद कर लिया है। पहले विदेश गए पति के वियोग में जो गीत गाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, जोरावा गीत। एक गृहिणी महिला जिसका पति विदेश चला गया है और उसको याद आ गई उसकी, तो याद आ गई है तो वापस नहीं बुला रही है, याद आ गई है उसके वियोग में जो गीत गा रही है रोते हुए कि पहले कितने अच्छे दिन थे जब मोदी जी नहीं थे, मतलब वो उस हिसाब से समझ गया वियोग। तो यहां पर बुला नहीं रही है ना, वियोग में केवल गीत गा रही है। लिखो, गृहिणी महिला द्वारा विदेश गए पति के वियोग में गाए जाने वाला गीत। और जैसे ही आंसू टपकने शुरू होंगे, जिते बात चौकान में होना होता डोकरा और डोकरी होनी जाए कि आज भी नहीं रोए लिए, तो कहीं को नहीं बाबूडा की याद आएगी। वो तो ऐसे कहेंगे ना आपस में। फिर वह सासू माँ जाएगी और बेन दिन के को नहीं बेटा, काल बात करूं मैं बाबूडू। ठीक है, गांव में यही होता है, पश्चिमी राजस्थान का है ना, तो पता ही आपको। हाँ, कहाँ पर? लिख लिया। आगे, अब अगले दो गीत और हैं। अब देखो आप दो गीत अगले, लिख लिया सभी ने। अब देखिए, दो गीत है। एक तो है आपके
पपैया गीत, और एक है पणिहारी गीत। वैसे यदि हम देखेंगे ना तो ये दोनों गीत एक दूसरे के विपरीत है। क्या है? विपरीत। समझो समझो इनको, समझो, यही तो खेल है पूरा समझने के। लिखने में तो एक लाइन है केवल, समझने के लिए मेरे पास में काफी सारा मैटर है। दो गीत है, दोनों क्या है? विपरीत है। विपरीत क्या है देखो। पपैया गीत तो आप ये समझिए कि ये प्रेमिका है। ओके। ये शादीशुदा पुरुष है। नहीं, इसीलिए सर पे भार रख दिया ना, ताकि ये पता लगे कि ये दबा हुआ है बेचारा, मतलब शादी हो रखी है। वरना तो बाल बाल रखते हैं अभी खुले, लेकिन नहीं है, ये शादीशुदा पुरुष है। ठीक है। इधर भी कुछ ऐसा ही मैटर करते हैं। यहां पर क्या है? यहां पर ये प्रेमी है। चक्कर गलत है साहब, ये करें क्या? ये मामला यहां सब कुछ उल्टा है। होना तो ये चाहिए कि इस बंदे को यहां लाओ, इस बंदे को यहां ले जाओ, तब मतलब कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन विपरीत है। क्या है देखो। प्रेमिका जो है, ये प्रेमिका इस शादीशुदा पुरुष को बाग में मिलने के लिए बुला रही है। बाग में मिलने के लिए बुलाती है। शादीशुदा जो पुरुष है उसने मना कर दिया कि नहीं, अब पहले वाली बात तारीख होनी, अब भैया उगो है, वहां लुगावड़ी ठा पड़ जाए। आगे एक दो बार चेटिंग देख ली है, लेकिन मैं की बात पहले वाली यकीन, अब मैं आएगो बिठा पड़ गई तो कहानी खत्म है, घर पे महाभारत हो जाएगी। इसीलिए इस बेचारे ने मना कर दिया है। इसीलिए ये जो पपैया गीत है, इसे कहा जाता है दाम्पत्य जीवन का आदर्श परिचायक। कि देख, हमारी बात मान तू, पहले वाली बात अलग ही है, अब बात ठीक नहीं, अभिया उगो है मारो, हमारे घर पर था पड़ी, पापा ने रगड़ा ने इन था पड़ जाए, मैं तो घर वाले, कहानी खत्म है। इसीलिए इस गीत को क्या कहा गया है? दाम्पत्य जीवन का आदर्श। आपको समझ में तो आया ये, या प्रैक्टिकल करके बताऊं? नहीं? ओके 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 ओके, ठीक है। इधर इसके विपरीत है। इधर ये प्रेमी बुला रहा है इसको, और बुला भी कब रहा है? जब ये बेचारी शादीशुदा महिला पानी भरने जा रही है। ये घर से निकली है और ये कहां जा रही है? पानी भरने। कहां जाएगी? पनगट पर नहीं जाती, ये पानी भरने पनगट पर जा रही है। उस बीच रास्ते में प्लेटिना लेते हुए ये मिल गया। अरे, तो फिर उस प्रेमी ने कहा, ले आजा आजा, घूमते हैं लीलैंड पर, आजा प्लेटिना पर। नहीं नहीं नहीं, मना कर दिया। किसने? शादीशुदा महिला ने। इसीलिए इस पणिहारी गीत को कहा जाता है पति धर्म पर अटल रहने वाला गीत। यानी इधर प्रेमी जो है मिलना चाहता है, लेकिन शादीशुदा महिला ने मना कर दिया कि नहीं, कोई देख ले, ये कोई ठोगा दिखाई मतलब रही, ये कोई ठोगा दो चार जन बैठो गए तो इधर से मना कर दिया है साहब, इधर से भी मना कर दिया है। अब मुझे यहां तक लग रहा है कि इसको यहां से यहां जोड़ दो, और ये जो गीत होगा ना, ये इसको बोलते हैं लावणी गीत। एक नायक द्वारा नायिका को बुलाया जा रहा है कि देख, नहीं आएगी वो, अब गुनाह है, पहली बात अलग है, अब गुनाह है। नहीं नहीं, तो क्रॉस मत करो, थे भावना में जाओ रहे, लिखो इन्हें, समझ में आएगा ना? आराम सोच रहे हैं सर, पहली बार ही तो समझ में आया है अब और वो भी यही पॉइंट आया है विज्ञान में। चलो छोड़ो साइंस के बाद में ये दूसरा ही प्रैक्टिकल है जो हम अच्छे से समझ पाए सर। करो सर, इनको हंसा दो। अच्छा, इमोजी को नहीं परवाह कर रहा है। गुड्डा उड्डा बनावत को नहीं इनका, थे मरा वाला मने
घर का क्या साई बनाया है कौन है वो मार सर क्या जी क्या कहीं कौन है वो कडियो अच्छा अच्छा बनाएंगे बनाएंगे अगले टाइम और बनाएंगे ठीक है चल रहा है जीवन भाई जैसे कोई पति विदेश गया है बारिश आ गई तो बुला लिया बरसात के दिन आई आए बुला लिया बीच के अंदर याद आ गई तो अचानक से मैसेज भेज दिया कि नहीं आ जाओ डाउट याद हम दोगी कहानी खत्म एक ऐसा विरह गीत है जो 12 महीने है उसे बोला जाता है लिखो 12 मासा गीत ये मूल रूप से क्या है मूल ते विरह गीत है अब खासकर ये जो गीत है ना ये कब गाते हैं सावन में सावन की लगी है फिर आज वो जड़ी लिख लो सावन माह कॉस्ट क्या हुआ सावन माह कॉस्ट लिखना माहौल बन जाता है और तो क्या ही करें तो लिख लो आप सावन माह में ज्यादातर ठीक है तो बस कंप्लीट हो गए हैं विरह गीत हालांकि ये सैड सॉन्ग थे हमें रोना चाहिए था लेकिन हम तो अच्छे से हंस रहे हैं चलो कोई नहीं अब रो लेंगे हम क्योंकि अब होंगे वैवाहिक गीत विवाह से संबंधित गीत तो विरह गीत कंप्लीट हो चुके हैं कितने हुए बस हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट विरह के बाद में कौन से वैवाहिक गीत हेडिंग डालो वैवाहिक गीत वैवाहिक गीत वैवाहिक गीत वैवाहिक गीत को आप परिणीत गीत भी कह सकते हैं परिणीत गीत का मतलब ये होता है कि विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले जितने भी गीत होंगे वो सारे गीत क्या कहलाते हैं परिणीत तो कई बार आ जाता है परिणीत गीत संबंधित है वैवाहिक गीत से गाए जाने वाले गीत परिणीत गीत कहलाते हैं ठीक है चलिए माहौल बनने लगे तो कई बार क्वेश्चन आ रखा है परिणीत गीत से तात्पर्य है विवाह से संबंधित गीत चलो फिर सारे सारे लिख लेते हैं शुरू विवाह की रस्म से करेंगे और आखिरी रस्म तक लेकर चलूंगा मैं आपको धीरे धीरे कदमों के साथ विवाह की शुरुआत जहां से गीतों से शुरू होती है वो एक रस्म भी है और एक गीत भी है लिख लिया ये तो और वो है आपके हेडिंग डालिए पिट्ठी गीत यहां से शुरुआत हो जाती है कि अब कहीं लागी पिट्ठी हालांकि पहले गणपति जी की स्थापना भी हो जाती है गणेश जी का गीत भी है लेकिन फिर वो हो जाएगा थोड़ा सा धार्मिक गीत वहां माहौल नहीं बनेगा यहां पर माहौल क्रिएट होगा भाई जैसे शादी वादी होती है तो डीजे आते ही सबसे पहले सॉन्ग जो बजाएगा वो होगी गणपति वंदना डीजे आया और गणपति वंदना के साथ शुरू हो जाए लेकिन डांस नहीं करेंगे उसके बाद में फिर डायरेक्ट भाभी आवेली पूरा पूरा घर के टूट पड़े भी गाना माते डांस करे आधे घंटे अगला है माहौल तो उस हिसाब से यहाँ पर जो शुरुआत है वो हम करेंगे पिटी गीत से पिटी क्या होती है आप सब जानते हैं पिट्टी किसे बोलते हैं हल्दी हल्दी और हल्दी के अंदर कुछ आटा वाटा मिला देते हैं पिट्ठी आप देख लेना अपने हिसाब से बताइए आपको पिट्ठी यानी कि हल्दी है डायरेक्ट हल्दी लगती है चोट लगने के बाद ये ऐसी हल्दी लग रही है चोट बाद में लगेगी पता है बाद में लगेगी इसलिए पहले क्या लगा दो हल्दी तो यहां पर आप लिख लो दुल्हा वे दुल्हन को चलिए यहां पर लिख लीजिएगा अब अवसर तो शादी का ही है नो डाउट ठीक है बार बार लिखेंगे नहीं विवाह अवसर पर विवाह अवसर वो तो अवसर तो यही है ठीक है अपन डायरेक्ट आ जाओ दुल्हे वे दुल्हन को हल्दी इसे ही बोलते हैं आप क्या पिठी हल्दी लगाते समय गाए जाने वाला गीत कौन सा है पिठी गीत हालांकि ये रस्म भी है
पीटी है विवाह से संबंधित एक रस्म। जी, तो आओगी पीटी, पीटी लगा दी। ओके क्या सर, ओके, पीटी लगा दी, घी पाई दियो। अब जगह अड़ोसी पड़ोसी नहीं, काका है चाचा है, बे अब थान घर बुलाए, क्योंकि थांगे घी पिएड़ो है, घर बुलाई, थान बढ़िया तरीकों भोजन कराई, थांगे भान भी बड़ी 1100-1200 की जितनी हजाई में बोले, 101 की 151 की। और उस समय महिलाएं जो गीत गाएगी ना, उस गीत को कहा जाता है बिंदोड़ा गीत। मतलब पश्चिमी राजस्थान के अंदर बोलते हैं भन्नोड़ा, कि भन्नोड़ो दिराई भाई, जैसे समझे क्या आप समझे। और माँ तो भन्नोड़ो जीम जुमार हाथ और भी रुका, और क्या भन्नोड़ा का मतलब है जैसे आपकी शादी है, अब आपके पिटी विटी तो लगा दिए, गिरत पान तो कर ही दिया, गीत तो पिलाई दिया आपको भाई, 2 दिन को पावे, 5 दिन को पावे, 7, समझ तो रहे हो ना भाई, 7 दिन को पावे, जो भी पावे। उस बीच क्या होगा कि आपके जो चाचा हैं वो आपको घर पे बुलाएंगे, भोजन करवाएंगे, और बान भी बड़ी थान बाजोट मत बैठा के 11 रुपया का है। नहीं, आपके क्या होता है फिर, मामला गड़बड़ है साहब आपके, फिर इधर आ जाओ हमारे वहां पर पॉइंट टू द पॉइंट, एक तो अचानक नहीं कि हाथ हारी रही, नहीं, हाथ हारी हुई, लेकिन एक आप इस रस्म से दूर रह गए, कोशिश करूंगा आगे वाली रस्म से आप दूर नहीं रहे। लिखो बिंदोला गीत, बिंदोला एक रस्म भी होती है और एक गीत भी होता है, ठीक है लिख लो। विवाह अवसर पर दुल्हा या दुल्हन, आप पहले बताओ किस पक्ष की ओर से है, दुल्हा पक्ष की ओर है दुल्हन की ओर से, क्लियर हो जाए एक बार, क्योंकि यहाँ पर जहां पर दूल्हे का घर है ना वहां पर बात हो रही है, ऐसा नहीं है दोनों को साथ में बैठा के पीटी लगा रहे, ऐसा नहीं है। दुल्हे वे दुल्हन, आप कौन से पक्ष की ओर रहेंगे, ताकि मैं आगे वही लिखूं, कैसे दुल्हा पक्ष की ओर से। चलो बिंदोला गीत लिखो। क्या हुआ, क्या हुआ, अच्छा, अच्छा दूल्हे ज्यादा है, ये भी बात सही है। चलो फिर भाई, दूल्हे पक्ष के दूल्हे वे दुल्हन के रिश्तेदारों द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा घर पर बुलाकर, बुलाकर भोजन करवाना, वे गीत गाना, कौन सा गीत है, बिंदोड़ा गीत। हालांकि ये एक रस्म होती है बिंदोड़ा, विवाह के अवसर पर एक रस्म भी है, लेकिन इस अवसर पर जो गीत गाएंगे वो बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। उसके बाद में फिर देखो, हल्दी लगा दी है, काका बाबा बुला दिया है, लेकिन इस बीच जो घी पियेंगे ना, 3 दिना को पियो, 4 दिना को पियो, 5 दिना को पियो, फिर ये गीत चलेंगे साहब। बन्ना बन्नी गीत निम्न में से किस अवसर पर गाए जाते हैं, विवाह अवसर पर। बन्ना का मतलब है दुल्हे से, बन्नी का मतलब है दुल्हन से। हालांकि अब धीरे धीरे हम देखते हैं ना, तो ये रस्में, ये रिवाज, ये गीत गांव तक रह गए हैं। शहर में तो कहीं है कि सुबह घी पाई, शाम तक के खत्म कहानी, मतलब एक दिन का पिलाएंगे। वो साथ में आज के गांव में भी धीरे धीरे होने लग गया है कि उसी दिन घी पिलाएंगे, उसी दिन वो विनेक जी कर दे, और अगले दिन के बारात छाड़ के फिरी। जल्दबाजी बहुत है ना, समय नहीं है ना, नहीं अरे अरे वैसे नहीं, अरे समय की कमी है ना, लोग इतना समय देना नहीं चाह रहे हैं, तो समय की कमी है, इसलिए चाह रहे हैं कि जल्दी से होके फ्री हो। बन्ना बन्नी गीत, विवाह अवसर पर, बन्ना मतलब है दुल्हा, और बन्नी मतलब है दुल्हन। तो विवाह अवसर पर बन्ना बन्नी संबोधित करते हुए जो गीत गाए जाते हैं वे बन्ना बन्नी गीत है। जी साहब, बस, तो बात यह है साहब।